अस्सलामुअलैकुम। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने जो है वो क्लास 9 के फ़िज़िक्स के 2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करने हैं, जिनके आने के चांसेस बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बहुत ज़्यादा हैं। इन न्यूमेरिकल्स को आपने जो है वो नहीं छोड़ना। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की जो है वो परेशानी ना हो। मैं फिर एक बात कहूँगा कि ये न्यूमेरिकल पास पेपर से दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें पास पेपर के तमाम न्यूमेरिकल्स मौजूद है जो 2024 में आए, 2023 में आए, 2022 में या 2021 में आए। तो इसको अच्छी तरह से कर लेना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो आप लोगों की अच्छी तैयारी इन न्यूमेरिकल्स से हो जाएगी और उम्मीद है बोर्ड एग्ज़ाम में ये न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल आपके सामने चल रहा है। अच्छा, एक बात मैं आपको कहूँगा कि भाई ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाएं। वहाँ पर मैं आपके साथ मुख्तलिफ स्कूल्स के और कोचिंग के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर और जो है वो गैस पेपर और जो है वो आपके साथ प्रीलिम्स पेपर शेयर कर रहा हूँ उनकी इजाज़त से, ठीक है, ताकि आपको और भी कोचिंग्स का मटेरियल देखने को मिले, आपको बात समझ में आ जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नंबर आ रहा होगा, उस पर कॉन्टेक्ट करके ऐड हो सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 1 है। आसान न्यूमेरिकल है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर 1। अच्छा, सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा, उसके बाद टू फाइंड। गिवन डेटा ये ज़रूर आपने बोर्ड एग्जाम के अंदर जो है वो लिखना है। टू फाइंड न्यूमेरिकल आपके साथ चल रहा है, ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है अ बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक बस है, देखो ये आपके पास एक बस है जो कि, ठीक है, ये बस है। अच्छा, रेस्ट जब भी कहें ना, रेस्ट यानी कोई चीज़ रुकी हुई है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी लोगे 0, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जब कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। एंड ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और ये बस फिर एक स्ट्रेट लाइन में आगे जाती है। अच्छा, जब ये बस चलना शुरू हो जाती है तो उसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, जो कि है 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, और कितने टाइम तक ये बस चलती है? t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। आपको 5 सेकेंड तक के लिए कैलकुलेशन करनी है। अच्छा, अब आपको पता क्या करना है? कैलकुलेट एक्सेलरेशन। इस बस की एक्सेलरेशन क्या होगी, ए क्या होगी, ये आपने बताना है। तो ए, देखो वेलोसिटी आपको पता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं। वेलोसिटी एक्सेलरेशन आपको पता है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, सही है, ये आपके पास फॉर्मूला है। अब वी एफ भी गिवन है, वी आई भी गिवन है, जस्ट कैलकुलेशन कर लो। तो ए इज इक्वल टू, वी एफ की वैल्यू क्या है 15, वी आई की वैल्यू क्या है 0, डिवाइडेड बाय 5। अच्छा, 0 से माइनस करो 15 तो 15 ही रहता है, और डिवाइडेड बाय 5, ये 3 पर आता है, ये 5 के टेबल में 1 पर आता है। तो ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। कोई परेशानी मुश्किल नहीं, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, आंसर भी मिल गया। ये न्यूमेरिकल 2024 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देखो 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में शामिल है। तो ये आपका जो था वो एक न्यूमेरिकल नंबर 1 था। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस करना क्या है, कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना, आपको चीज़ें आ जाएंगी। अच्छा, अब चलते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। सिर्फ गिवन डेटा टू फाइंड सब सेम लिखा रहने दो। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में कहा जा रहा है अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट। समझो, ये एक हाइट है, ठीक है। अब ये हाइट कितनी है, 70 मीटर की ये हाइट है, ठीक है। कितना, 70 है, ठीक है, 70 मीटर। आप समझ लो ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग की हाइट है।
अच्छा, अब इस हाइट से कोई बॉल को ड्रॉप करता है, एक बच्चा खड़ा हुआ है, बॉल को यहां से ड्रॉप करता है। अक्सर आपने देखा है ना, बच्चे छत वगैरह पे खड़े होकर चीजें फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अक्सर शरारत कर जाते हैं बच्चे, तो ये नीचे आएगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हाउ मच टाइम द बॉल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, कितना टाइम लगेगा इस बॉल को ग्राउंड तक आने में, ये आपने बताना है। ठीक है, ये आपने बताना है कितना टाइम लगेगा। अब देख लेते डेटा क्या क्या गिवन है, आपको टाइम बताना है। ठीक है, देख लेते हैं डेटा क्या क्या गिवन है। देखो हाइट हमें पता चल गई जो कि है 70 मीटर की। अब एक बात बताओ, जब बच्चा बॉल यूं पकड़ा हुआ होगा हाथ से, तो बॉल रेस्ट में होगी ना, और फिर वो छोड़ेगा, तो यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो गई। देखो इनिशियल वेलोसिटी जीरो कैसे हो रही है, जरा समझो। जब मैं हाइट पे खड़ा होकर कोई चीज पकड़ूंगा और फिर फेंकूंगा, तो यानी थोड़ी देर के लिए वो मेरे हाथ में रहेगी, तो उस वक्त तो वो रुकी भी होगी। समझ गए ना? ठीक है। अच्छा, अब जब बॉल नीचे आएगी तो उसके ऊपर ग्रेविटी लग रही होगी, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बहुत जगह 10 भी पढ़ाया जाता है, तो आप ये भी रख सकते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ग्रेविटी की वैल्यू आ गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये समझ में आ गया? अब सोल्यूशन कर लेते हैं। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसके अंदर हाइट भी आती हो, वेलोसिटी भी और ग्रेविटी भी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो यहां पे यूज करेंगे हम, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल होगी, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब देखो ये जो इक्वेशन है ये हॉरिजॉन्टल के लिए लिखी हुई है, यानी आप सरफेस पे मौजूद हो, ग्राउंड पे मौजूद हो, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और एक्सेलरेशन आ गई। लेकिन जब आप हाइट पे जाते हो, हाइट पे, तो डिस्टेंस किससे रिप्लेस हो जाता है, h से। देखो हाइट भी डिस्टेंस है, s भी डिस्टेंस है, लेकिन s जब लिखते हैं जब हम होते हैं ग्राउंड पे, जमीन पर होते हैं, और जब हम जमीन से ऊपर चले जाते हैं तो फिर हम उसे s की जगह h लिखते हैं। अच्छा, अब यहां पर a किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला किस फॉर्म में आ जाएगा, हाइट के लिए h इज इक्वल टू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही रहेगी। अच्छा, अब बस कुछ नहीं करना, अब आपने बस जो है वो टाइम को कैलकुलेट कर लेना है। देखो ये h की जगह क्या आ गया, 70। ठीक है, देखो h की जगह 70 आ गया, 70 की बने। v की जगह क्या आ गया, 0, टाइम t ये तो पता करना है, प्लस, अच्छा चाहो तो 1/2 होता है 0.5। ठीक है, g की वैल्यू क्या है 9.8, टी स्क्वायर हमें पता करना है। ठीक है, तो ये हो गया 70, और इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई कर लो आपस में, तो ये मेरे ख्याल से 4.8 के कुछ करीब आएगा। कैलकुलेटर से कर लेते हैं, सिंपल कैलकुलेटर अलाउ होगा तो उसके लिए तो कोई परेशानी वाली बात आपके लिए नहीं है। तो 0.5 मल्टीप्लाई 9.8, तो ये आ रहा है आपके पास 4.9, और ये टी का स्क्वायर। अब ये यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, नीचे आके हो जाएगा डिवाइड, तो 70 डिवाइडेड बाय 4.9 इक्वल टू टी का स्क्वायर। अच्छा, तो 70 को मैंने डिवाइड किया 4.9 से, तो मेरे पास आंसर आया। अब देखो टी पे स्क्वायर है, जो आपका आंसर आएगा उस पर आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। अब ये आ तो गया है, लेकिन इस पर स्क्वायर रूट लिया जाएगा, तो ये इस पर स्क्वायर रूट ले लिया। तो अब जो फाइनल आपका आंसर आया वो t इज इक्वल टू 14.28, तो t इज इक्वल टू 3.77 सेकेंड आपका आंसर है। ये आपका फाइनल आंसर है, चेक कर लेना। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आया। ये वैसे यहाँ पर मेरे पास 5 लिखा हुआ है, चाहो तो 5 भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 3.7 सही आ गया है ना, इसका मतलब है आपको इस न्यूमेरिकल में पूरे नंबर बोर्ड में मिल जाएंगे। देखो कोई मुश्किल न्यूमेरिकल था नहीं, आसान था, जस्ट कॉन्सेप्ट को आपने बिल्ड करना था। कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर लिया, आपके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होगी। सही है।
अच्छा, अब अपना करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3। अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। इसमें जो है वो हमें फाइंड द सेंट्रीपिटल, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं है सेंट्रीपिटल है, ठीक है, वो ज़रा सही कर लेना, शायद ऑटो करेक्शन में सेंटीपिटल को सेंटीमीटर कर दिया। ये समझ आ गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब हमारा जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 स्टार्ट होता है। आराम आराम से पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, परेशानी वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट का फील लेंगे। बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे 2026 के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 3, ये क्वेश्चन आया था जो मैंने अभी से पहले कराया, वो आया था 2022 में, ठीक है। और अब जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आया था 2024 में, सही है। अच्छा, अब देखो क्या लिखा हुआ, अ कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। समझ लो आपके पास ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। इस पर एक गाड़ी जो है वो मूव कर रही है। इस तरह से बना लेते हैं छोटी सी हम अपनी गाड़ी, ठीक है। तो ये गाड़ी इस सर्कुलर पाथ पे, चाहो तो इस गाड़ी को आउटसाइड भी बना सकते हो, ठीक है। तो इस गाड़ी को हम आउटसाइड, उल्टी ना बन जाए कहीं, ठीक है। ये लो, इस गाड़ी को हमने आउटसाइड बना लिया, अजीब सी बनी है काफ़ी ज़्यादा चलो इस गाड़ी को आउटसाइड थोड़ा साफ सुथरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है, अब सही बनेगी। समझ लो ये गाड़ी आउटसाइड इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। अब देखो एक बात समझना, हर सर्कल का क्या होता है, एक सेंटर होता है, ठीक है। एक ऐसी फोर्स इस गाड़ी पे लगेगी जो कि इस गाड़ी को सेंटर में रखने की कोशिश करेगी, ताकि ये गाड़ी सेंटर, इस सर्कल को ना छोड़े, ठीक है। जब भी आप सर्कल में मूव करते हो ना, आपके ऊपर एक ऐसी फोर्स लग रही होती है जो कि आपको सर्कल के सेंटर की तरफ रखती है, ताकि आप सर्कल में मूव करते रहो, सर्कल से बाहर ना जाओ। उस ही फोर्स को हम बोलते हैं एफसी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ गया क्या सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ठीक है, क्योंकि समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब देखो डेटा क्या गिवन है, एक गाड़ी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। अच्छा, ऑफ हाईवे समझ लो। अच्छा, अब लेंथ कितनी है आपके पास, रेडियस कितना है आपके पास, ये चीज रेडियस होती है। सेंटर से लेकर ये बाउंड्री तक का डिस्टेंस, इस बाउंड्री को बोलते हैं सरकमफेरेंस। तो इस सेंटर से लेकर बाउंड्री तक का डिस्टेंस, चाहे वो यहां पर निकालो या सेंटर से लेकर यहां पर निकालो, वो सेम आता है, ठीक है। तो इस सेंटर से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, जिसे हम रेडियस कहते हैं, यहां लिख लेते हैं। ये रेडियस है आपके पास 100 मीटर का, सही है। अच्छा, अब इस गाड़ी का मास है, क्योंकि देखो भाई गाड़ी है तो इसका कोई ना कोई मास तो होगा ना, इसका मास जो है वो है 100 kg का, ठीक है। अच्छा, इसकी वेलोसिटी है, इस गाड़ी की किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, 72 किलोमीटर, जो कि एक अच्छी स्पीड है पर आर। हाईवे पे अमूमन इस स्पीड में गाड़ियां चल रही होती हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भी होती है, 110 120 स्पीड भी होती है गाड़ियों की। फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, आपने सेंटीपिटल एक्सेलरेशन पता करनी है। अच्छा, पेपर में डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो आपने पेपर में डायग्राम नहीं बनानी। अच्छा, अब सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो ज़रा एक बात समझो, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। सबसे पहले एक बात समझो, कभी आपने वेलोसिटी इस सिचुएशन में नहीं पढ़ी होगी, किलोमीटर पर आवर में, आपने वेलोसिटी किस में पढ़ी है, मीटर पर सेकंड में। तो इस वेलोसिटी को कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपकी वेलोसिटी किस फॉर्म में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में। चलो और इसको कर लो, तो 72 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 360, तो ये आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। याद रखना, अगर किलोमीटर पर आवर में डाला तो आंसर न्यूटन में नहीं आएगा। फिर बोल रहा हूं, अगर किलोमीटर पर आवर में डाला तो आंसर न्यूटन में नहीं आएगा,
यूनिट खराब हो जाएगा। तो अगर न्यूटन में आंसर चाहिए तो 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करके ऐसे आएगा सोल्यूशन। अब फॉर्मूला क्या है सेंटीपिटल फोर्स का, MAC, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो याद रखना, M आ गया आपके पास, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होती है, V²/R। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लो या ऐसे लिख लो, अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब बस कुछ नहीं करो, वैल्यू पुट करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 100। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, 2 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेडियस, 100। अच्छा, ब्रैकेट में करके करा करो हमेशा, ताकि गलती की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। मैं हमेशा ब्रैकेट में रखता हूं। अच्छा, तो 100 मल्टीप्लाई 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, नहीं मास कितना है, अच्छा मास और ये 400 मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। नहीं 400 नहीं आएगा, 400 नहीं आ रहा। एक मिनट, शायद हमने कहीं मास वगैरह में गलती कर ली है। नहीं नहीं, मास इसका है 600 kg, मास में गलती हो गई है, ठीक है, थोड़ा सा मास में गलती हो गई है। मास इसका है 600 kg, तो यहाँ 600 kg आएगा। सही है, देखो छोटी सी मिस्टेक है कि मास 100 kg नहीं है, 600 kg है, ठीक है। तो 600 kg कर लो मास को, तो मास को हमने 600 kg किया। हाँ, अब ठीक आ गया, छोटी सी मिस्टेक थी, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, इंशाल्लाह आगे नहीं होगी। मास जो है ना वो 100 kg नहीं था, 600 kg था। तो बस यहाँ पे 6 कर लेना, यहाँ पे 6 कर लेना, आपका आंसर पूरा ठीक हो जाएगा। 100 करोगे तो वो फिर गलत आ रहा होगा, ठीक है। बात समझ आई, क्लियर हुआ? जल्दी जल्दी में थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक्स वगैरह, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ अपना न्यूमेरिकल नंबर 4 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, डायग्राम जरूर ड्रॉ करना, ठीक है। एक काम करें क्या, देखो हम ना डायग्राम इधर बना लेते हैं, गिवन डेटा और टू फाइंड, और ये हिस्सा रख लेते हैं डायग्राम के लिए, ठीक है, ताकि समझ में आने में ना किसी बच्चे को कोई मुश्किल ही ना हो। अच्छा, अब आ जाओ। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अपना 4। अब न्यूमेरिकल नंबर है हमारा 4। अब देखो क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ अ कार। एक गाड़ी की एक्सेलरेशन बतानी है। समझो ये एक गाड़ी है आपके पास, इंग इसमें से खत्म हो गई है, तो हम इसके बाद अब इंग रिफिल करेंगे। ये गाड़ी है आपके पास, इसकी एक्सेलरेशन आपने कैलकुलेट करनी है, सही। तो डायरेक्ट ही हमें लिख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। अच्छा, इस गाड़ी का मास कितना है, इस गाड़ी का मास कितना है, इसका जो मास है उसे हम कहते हैं m, जो कि दिया हुआ 900 kg, जो कि बहुत भारी गाड़ी है, 900 kg। मास कितना दिया हुआ है, 900 kg। When a net force, इस पे फोर्स कितनी लग रही है, इस गाड़ी के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, फोर्स देखो इसको इस तरफ लगेगी तभी ये आगे की तरफ मूव करेगी। तो जो फोर्स इस पे लग रही है वो लग रही है 2700 न्यूटन की लग रही है। अब पता क्या करने का कह रहे हैं, एक्सेलरेशन, तो कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं लगना, समझ में आ रही है बात, न्यूटन का सेकंड लॉ लगना है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इस पे अप्लाई होगा, जो कि क्या है आपके पास, F = ma। पता क्या करना है, A, तो A को इधर रहने दो, मास को डिवाइड करा दो। F की वैल्यू क्या है, F की वैल्यू है 2700 डिवाइडेड बाय 900। तो अब आपके पास जो कैलकुलेशन होकर आएगी वो एक्सेलरेशन आएगी, 2700 डिवाइडेड बाय 900, द आंसर इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है। पहला वाला जो आंसर था उसमें भी इतना ही आंसर आया था,
ठीक है, बात समझ में आई? देखो डायग्राम भी बड़ी क्लियरिटी में है और न्यूमेरिकल का जो आंसर है वो भी बहुत क्लैरिटी में है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा हम जो है वो अगला न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अच्छा, अगला न्यूमेरिकल देखते हैं जो क्या है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 5। अब ब्लू पेन से करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी इंक खत्म हो गई है। अच्छा, डायग्राम एज इट इज बनाएंगे दोबारा जो उस न्यूमेरिकल में होगी, और गिवन डेटा टू फाइंड सोल्यूशन हम बनाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 करते हैं जो कि है हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और अक्सर ये जो है वो पूछा जा रहा होता है, जिसमें हमें बताना है अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो। अब देखो ज़रा समझो, ये एक आदमी है, ठीक है, ये एक ट्रॉली खींच रहा है। आपने अक्सर ये ट्रॉली इस तरह से काम करते हुए लोगों को देखा होगा, ठीक है, वो यूँ ज़मीन पे खींच रहे होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रॉली खींच रहा है। अच्छा, अब जब वो ट्रॉली खींच रहा है तो क्या कह रहे हैं, आगे देखें क्या कह रहे हैं, अ मैन इज पुशिंग अ व्हील बैरो ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। देखो याद रखना, ये जो ग्राउंड है ना, जैसे जो हमारी ज़मीन होती है उसे हम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। अब ये जो बंदा है ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर ट्रॉली खींच रहा है और कितनी फोर्स लगा रहा है। जब ये ट्रॉली को धक्का देगा तो फोर्स तो बेसिकली उसे लगानी पड़ेगी, तो फोर्स कितनी लगा रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि फोर्स कितनी लगाने का कहा गया है। अच्छा, ये न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 आ चुका है 2024 में, तो बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो ये जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 60 न्यूटन की, सॉरी 100 न्यूटन की, ठीक है। अच्छा, एंगल बन रहा है, देखो यहाँ एक एंगल बन रहा है ना, ये व्हील बैरो ग्राउंड पे यूं नहीं है, यूं है, वो यूं करके खींच रहा है। जब भी आपने देखा होगा ज़मीन पे यूं रखी हुई होती है, वो यूं थोड़ा सा उठा के फिर खींचना शुरू करते हैं, तो इसीलिए एंगल बन जाता है। तो ये एंगल जो बन रहा है ये बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ठीक है, विद अ ग्राउंड, ग्राउंड के साथ। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। अब देखो जब फोर्स लग रही है ना, तो फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट है वर्टिकल, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल। ये वाला जो कंपोनेंट है इसे बोलेंगे वर्टिकल, यानी वो फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रही है, क्योंकि देखो वो उसने व्हील बैरो को उठाया हुआ भी है ना ऊपर खींचकर, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे वी वाई। और एक आगे की तरफ धक्का लग रहा है, आगे की तरफ फोर्स लग रही है। देखो आपके दिमाग में खुद भी ये चीज आ रही होगी कि दो फोर्स हैं, एक नहीं है। क्यों? एक फोर्स तो वो है जिसने ट्रॉली को ऊपर की तरफ उठाया, एक फोर्स वो है जो आगे की तरफ धक्का दे रही है। तो दो फोर्स हैं, एक को एफ एक्स कहेंगे और एफ वाई। देखो एफ एक्स हो गया हॉरिजॉन्टल और एफ वाई हो गया वर्टिकल। अब फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला आपको याद होगा, हमने लिखा था कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। याद है? ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों ने लिखा था और आपको मैंने बड़े डिटेल में इस फॉर्मूले को पढ़ाया था। तो इससे निकलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो जरा आ जाओ, एफ कितना है 100 साइन 60। अमूमन आपको साइन 60 की वैल्यू गिवन कर दी जाएगी, यहाँ आप याद भी रख सकते हो, एक न्यूमेरिकल के लिए कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। तो साइन 60 आपके पास बराबर होगा 100 और साइन 60 आपके पास बराबर होगा 0.866। तो 100 मल्टीप्लाई 0.866, तो ये आ रहा है 86.6 न्यूटन। ये वो फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है ट्रॉली को उठाने के लिए। देख लेना, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब निकालते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए आपको लिखना होगा, यहाँ लिख लो हॉरिजॉन्टल ताकि याद रहे, फोर्स फॉर्मूला होगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होगा, सही। जब ये टॉपिक मैंने कराया था तो उस वक्त ये फॉर्मूला एक्सप्लेन भी किया था। अब एफ कितना है 100 कॉस 60। अब कॉस 60 की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, याद रखने की ज़रूरत होगी, बस कॉस 60 और साइन 60 याद रख लो। तो ये आ रहा है 0.5,
भाई अगर 0.5 को मल्टीप्लाई कराओगे 100 से तो कितना आएगा 50। तो जो ट्रॉली को आगे धक्का देने में फोर्स लग रही है वो 50 है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर था। देखो दो फोर्सेस हैं, एक ट्रॉली को ऊपर उठाने के लिए लगाई जा रही है जो कि है आपके पास 86.6, और एक फोर्स है जो आगे धक्का देने के लिए लगाई जा रही है जो कि है 50। ठीक है, ये डायग्राम है, इसको बना लेना। अच्छा ये बंदा हवा में नहीं उड़ रहा, ये भी जमीन पर ही होगा। चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अब अगला न्यूमेरिकल जो है वो है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6। देखो ये बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, मुश्किल नहीं है। अब मैकेनिक यूज अ डबल आर्म स्पैनर। देखो न्यूमेरिकल नंबर हमारा है 6। स्पैनर इस तरह का होता है आपके पास। आपने अक्सर मैकेनिक्स को ये चीज़ यूज़ करते हुए देखा होगा मुख्तलिफ नट्स को खोलने के लिए। तो मुख्तलिफ साइजेस के ही आते हैं हमारे पास। ये लो सही। तो डबल आर्म का मतलब इसके दो मुंह हैं, यानी इधर से भी खोल सकते हो इधर से। अब दो मुंह क्यों दिए जाते हैं? एक मुंह छोटा होता है जो कि छोटे नट खोलता है, एक बड़ा होता है जो कि बड़े नट खोलता है। अच्छा, टू टर्न अ नट, देखो नट लिखा हुआ है, नट खोलने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं ना, समझ लो इसमें नट लगा हुआ है। ही अप्लाई अ फोर्स। अब फोर्स कितनी लगा रहा है भाई? देखो कोई भी मैकेनिक है, इसको हाथ में लेगा और यूं फिर इसको घुमाएगा तो फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स कितनी लगाएगा? 15 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। समझ लो कोई इंसान यूं इस पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, फर्स्ट। अब ये फोर्स लगेगा तो ये यूं घूमेगा, सही है। एंड ऑफ द स्पैनर एंड प्रोड्यूस टॉर्क। और टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ? टॉर्क प्रोड्यूस हुआ आपके पास 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो अब समझ में आ रहा है मूवमेंट आर्म निकालना है। मूवमेंट आर्म, ये जो डिस्टेंस होता है इसे हम मूवमेंट आर्म कह रहे होते हैं, सही है। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? आर एफ। क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, याद रखना। मूवमेंट आर्म परपेंडिकुलर होगा फोर्स के, ठीक है, तो आर क्रॉस एफ होगा। तो वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, फॉर्मूला वैसे ये पढ़ाया गया होगा, ठीक है। अब एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने का बन रहा है? 90 का। देखो ना ये 90 का एंगल है ना, तो ये कितना आ गया? आर एफ साइन थीटा। पता क्या लगानी है? फोर्स। तो टॉर्क कितना दिया? बस 60। नहीं फोर्स नहीं, मोमेंट आर्म, डिस्टेंस पता लगाना है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय कर दो एफ। एफ कितना दिया हुआ है? 15 आर। अच्छा साइन 90 जो कि 1 के बराबर होता है। 60 डिवाइड बाय 15 कर दो, 4। तो आर की वैल्यू आ रही है 4 मीटर, यानी जो डिस्टेंस होगा ना इसका वो 4 मीटर होगा। समझ आई बात? बस ये चीज़ आपको समझानी थी। अब बजाय तो ये कोई इतना मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था, लेकिन ये 2022 के अंदर ये न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। बड़ा छोटा सा सोल्यूशन है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ये काउंट होता है आपकी बुक का। चलो अब अगला न्यूमेरिकल करते हैं। अभी हमारे आधे न्यूमेरिकल हुए हैं, आधे रहते हैं, तो आराम आराम से हम इसे आज ही कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। अब हमारे घर पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया है। देखो ये एक स्प्रिंग है, हर स्प्रिंग के पास एक क्वांटिटी होती है जिसे हम बोलते हैं के। ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि हमें स्प्रिंग के बारे में बताता है कि स्प्रिंग
किस तरह का है, कितना लचीला है या कितना सॉफ्ट, कितना हार्ड है। समझ में आया? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लिखते हैं के से। तो ये कह रहे हैं आपके पास एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू है 30 और यूनिट देख लो इसका होता है न्यूटन पर मीटर। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू, अच्छा अब देखो आप जब स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग इस तरह का हो जाएगा। तो पहले आप यहां पे थे, ठीक है, यहां पे, फिर आपने जब खींचा तो अब आप यहां पर आ गए। ये जो आपने खींच के डिस्टेंस बढ़ाया है, स्प्रिंग को खींचा ना, देखो ये बात तो सबको पता है ना, स्प्रिंग को हम यूं खींच सकते हैं। तो जब आप स्प्रिंग को खींचते हो तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो ये एक्स कहलाता है, ठीक है, ये एक्स कहलाता है आपके पास। और इस एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, इसे एक्सटेंशन बोलते हैं हम, 4 मीटर अभी आपको दी हुई है। अब आपको पता लगानी है फोर्स, कि कितनी फोर्स आपने लगाई होगी कि ये 4 मीटर की एक्सटेंशन आई है, ये 4 मीटर तक स्प्रिंग खींचा है, या ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ गई। तो सोल्यूशन कर लेते हैं। अब यहां लगेगा हुक लॉ। अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त लॉ है ये, जो कि है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है। अच्छा, ये माइनस बता रहा है कि फोर्स रीस्टोरिंग है, यानी जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो एक फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है अपनी पोजीशन में दोबारा आने के लिए। फॉर एग्जांपल रबड़ को आप खींचते हो और जब फोर्स लगाना छोड़ देते हो रबड़ पे, तो क्या रबड़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ जाता? आ जाता है। तो रबड़ भी फोर्स लगा रहा होता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो माइनस आ गया, के कितना दिया हुआ था 30 और ये 4, तो ये कितना हो गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाय 4 120 न्यूटन, ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। अब माइनस चाहो तो लगाओ, चाहो तो नहीं लगाओ, इधर कोई मसला नहीं होता, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स होती है हुक लॉ में, तो इसलिए माइनस लगा दिया जाता है। समझ आया? ज़्यादा मुश्किल नहीं था। अच्छा, अब चलते हैं अपना अगला न्यूमेरिकल करते हैं इसको। ये 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो मैं आपको करा रहा हूँ ना, अगर आप ये प्रैक्टिस करके गए तो इंशाल्लाह उम्मीद है बोर्ड एग्जाम में आपके न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में तो पूरे नंबर आ जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है आपका। अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8। कैलकुलेट द स्प्रिंग कांस्टेंट। अगेन स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है। अब देखो अगेन स्प्रिंग होगा आपके पास, अब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट पता करना है, तो के आपको जो है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब फोर्स कितनी लग रही है इसके ऊपर, जो कि लग रही है आपके पास 14 न्यूटन की। अच्छा, आपने स्प्रिंग को खींचा तो स्प्रिंग यहां आ जाएगा, समझ लो यहां ये पॉइंट पे था, ए पॉइंट पे था, आपके खींचने से वो बी पॉइंट पर आया है। तो ये हो गया आपके पास x, जो कि है 3.5 मीटर। अच्छा, अब k की वैल्यू, अब अगेन हुक लॉ लगेगा। देखो आसान है, कोई मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। हुक लॉ डेटा देख के भी समझ सकते हो। तो क्या है, F इज इक्वल टू के एक्स। अब देखो F आ गया, x नीचे आ गया, क्योंकि k पता करना है। F कितना है 14, 3.5 और 14 डिवाइडेड बाय 3.5, तो 4 आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, अभी यूनिट हमने पीछे ही लिखा था न्यूटन पर मीटर, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा, यहाँ 400 लिखा हुआ है, 400 नहीं है 4 है, वो शायद 400 इस वजह से हो गया, शायद टाइपो एरर आ गया। अच्छा, अब समझ में आया, 400 सही है। देखो एक गलती हो रही है, कोई गलती इतनी बड़ी बात नहीं है, हम इसे ठीक कर लेते हैं। वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर में था, हमने इसे मीटर में लिख लिया। देखो छोटा सा भी एरर होगा। अब इसे सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करा दो।
तो 3.5 डिवाइडेड बाय 100 तो 0.035, तो ये क्या आएगा 0.035। अब देखो अब सही आ जाएगा। चलो अच्छा है, एरर आपके सामने ही डिटेक्ट हो रहा है ताकि मसला ना है। हाँ अब आ रहा है 400, अब सही हो गया, समझ में आया? तो ये बात भी क्लियर हो गई कि अगर आपने यूनिट कन्वर्जन ठीक नहीं करी, या मैं हूं या आप हो, आंसर गलत आएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आपने यूनिट ठीक लिखना है, यूनिट में आपने गलती नहीं करनी। यूनिट को देखना है कि भाई मीटर में हो, न्यूटन में हो, केजी में हो, ये यूनिट होने चाहिए। बस इस चीज़ को दिमाग में रख लो कि फोर्स है तो न्यूटन में हो, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड में हो, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में हो, और डिस्टेंस है तो मीटर में हो, मास है तो केजी में हो। ये यूनिट आपने ध्यान में रखना है, और टाइम है तो सेकंड में हो। अगर सेकंड यूनिट ये नहीं लिखे हुए हैं तो कन्वर्ट करो। वो कन्वर्जन आपको हर न्यूमेरिकल में मैं जो जो होती है सिखाता रहता हूँ, तो उसको अपने दिमाग में रखो। तो स्टूडेंट अब जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 9 करते हैं। देखो कहा हुआ है आपके पास एक प्लेनेट है, ये प्लेनेट है आपके पास, ठीक है। इसका मास जो है अर्थ के प्लेनेट के मुकाबले में 4 टाइम ज्यादा है। यानी अगर जो प्लेनेट आपको दिया हुआ है ना ए, अब वो क्या कौन सा प्लेनेट है हमें नहीं पता, तो हम इसे ए कह रहे हैं। ये ए प्लेनेट अर्थ के मुकाबले में 4 गुना है। यानी अगर मैं इसका मास कहूं एम ए, तो वो अर्थ के मुकाबले में कितना है 4 ME है। अगर अर्थ का मास 1 होगा तो इसका मास 4 होगा, ठीक है। यानी जो प्लेनेट ए है उसका मास 4 गुना है, यानी 4 टाइम ज्यादा है। और आप देख भी सकते हो ये हमारी अर्थ है, अर्थ के लिए ई लिखा है, यानी 4 अर्थ मिलाओगे तो ये 1 बनेगा। अच्छा, और रेडियस कितना है? रेडियस 2 टाइम है। अब देखो अर्थ का रेडियस ये है RE, लेकिन इसका रेडियस अर्थ के रेडियस के मुकाबले में डबल है, तो RA 2RE, ठीक है। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होगी ये आपने बताना है इस प्लेनेट पर। अब देखो इस अर्थ की तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पता है, जो कि होती है, मैं ये GE लिख रहा हूं, वैसे तो सिर्फ जी भी लिखूंगा तो आपको बात समझ आ जानी चाहिए। तो ये कितनी होती है 9.8 कह लो या 10 कह लो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। आओ जरा इसको कैलकुलेट करते हैं। तो मास कितना दिया था 4ME, रेडियस कितना दिया था 2RE। पता क्या करना है जी है, सोल्यूशन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है ग्रेविटी निकालने का, अब नॉर्मल फॉर्मूला पूछ रहा हूं, Gm/r का स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आपको इस प्लेनेट के लिए निकालना है तो वो तो Ga हो जाएगा। ग्रेविटी कितनी, ये G हो गया, M कितना हो गया Ma हो गया, R कितना हो गया RA का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये G आ गया। अब Ma कितना है 4ME, सही है। अब रेडियस कितना है 2RE, ऐसे लिखो छोटा करके। देखो बात समझ में आई क्या कर रहा हूं? देखो पहले तो मैंने सिंपल फॉर्मूला लिखा, अब इस फॉर्मूले को कन्वर्ट कर दिया इस वाले प्लेनेट के लिए, बस A लगा दिया। अब G जो है ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। G आ गया, 4 रहा, M, अब Ma किसके बराबर था 4ME के, तो 4ME लिख दिया, ठीक है, और RE भी लिख दिया। तो ये 4 हो गया, स्क्वायर स्क्वायर आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। अब ये किसके बराबर है GME/RE का स्क्वायर, बेशक ये G के बराबर है, ये सब G के बराबर है ना, देखो G के बराबर है, तो यहां आ गया G। अब G की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर है। समझ आया? देखो कुछ नहीं किया, जैसे इसको मैंने
इसी के मुताबिक सॉल्व कर दिया, तो जो आपका आंसर आया वो 10 मीटर पर सेकंड आया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो रेडियस बढ़ा तो मास भी बढ़ गया, रेडियस और मास से जो है वो कैंसिल हुआ, इसलिए जो वैल्यू अर्थ पर आ रही थी वो वैल्यू इस प्लेनेट पर भी आई है। सही है। अच्छा, अब आ जाओ अपना एक और न्यूमेरिकल करते हैं, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 10। ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं था ये, बस आपको समझना है चीजों को, समझ गए तो फिर तो वैसे भी हो जाता है। अब है न्यूमेरिकल नंबर 10 की बारी। इसको जरा डबल कोट कर देना, बड़ा लाइट लाइट नजर आ रहा है। अच्छा, अब देखो एक स्टूडेंट है रानी, जो कि खड़ी हुई है समझ लो अर्थ के ऊपर, ठीक है। अब इनका मास तो बहुत ज्यादा है। द वेट ऑफ रानी इज, ये जो भी है रानी स्टूडेंट, इनका वेट कितना है? अब इनका जो वेट है उसे हम बोलेंगे W। इसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 450 न्यूटन। अर्थ के सरफेस पे खड़ी हुई है। अब मास कितना है इनका ये बताना है। देखो वेट अलग चीज है, मास अलग चीज है। वेट का यूनिट न्यूटन होता है, मास का यूनिट केजी होता है, तो अलग अलग चीज है। अब बस एक ही चीज मिली है, वेट। क्या पता कर सकते हैं? मुश्किल चीज है? नहीं बेटा मुश्किल नहीं, आसान है। एम की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन देखो, क्या ये फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी? यही फॉर्मूला होता है। W कितना है? 450 डिवाइडेड बाय M कितना है? G इधर ले आओ, M पता चल जाएगा। 450, G की वैल्यू हम सबको पता 9.8 रख लो या 10 रख लो, तो एक मिनट कर लेते हैं। 450 डिवाइडेड बाय 9.8, तो 45.91 kg इनका मास आएगा। देखो वेट कितना ज्यादा आ रहा है और मास कितना कम आ रहा है, दोनों अलग अलग क्वांटिटीज हैं। अक्सर बच्चे मिक्स कर जाते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि अलग अलग कर रखा करें। 10 रख के देखते हैं, 10 रखने पे शायद एक्यूरेट आंसर आ जाए। हाँ, इसको ना 10 रख लो। देखो 9.8 रख लो, 10 रख लो, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, हमारी मर्जी है। 9.8 रखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, 10 रखोगे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे। बस 9.8 में ज्यादा एक्यूरेट हो जाते हो आप। अच्छा, कौन सा न्यूमेरिकल था? 10वां न्यूमेरिकल था। अब 11वां न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 11। ठीक है, द सिलेंडर कंटेन, एक सिलेंडर है, देखो इस तरह का आपके पास सिलेंडर होगा, उसके अंदर मौजूद होगी कोई ना कोई गैस। अब सिलेंडर में जो एयर मौजूद है उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। देखो वॉल्यूम के लिए क्या होता है? 60 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में ही रहने देना, क्योंकि आंसर भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है। एयर का जो प्रेशर है वो कितना दिया हुआ है? 140 किलो पास्कल। ठीक है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम इफ द प्रेशर ऑन इट्स इंक्रीज? देखो इनिशियल प्रेशर इतना है, फाइनल प्रेशर इतना है, 420 kPa। अब देखो आपको बताना है V2 क्या होगा। बात समझना जरा। देखो हमने बॉयल्स लॉ पढ़ रखा है। बॉयल्स लॉ बताता है वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। ठीक है, तो अगर आपने प्रेशर को बढ़ाया है तो वॉल्यूम कम हुआ होगा, तो जो भी आप वॉल्यूम निकालोगे वो 60 से कम आएगा। याद आया? देखो बॉयल्स लॉ यही कहता है ना कि अगर आपने वॉल्यूम को कम किया है, ठीक है, वॉल्यूम को कम किया है, देखो एक इधर लिख लो, इधर V लिख लो, इधर P लिख लो। अगर वॉल्यूम को मैं कम कर दूं, ठीक है, वॉल्यूम को मैंने कम कर दिया, इसको मैं नीचे ले गया, तो बड़ा क्या होगा? प्रेशर बड़ा होगा। और ये आपको समझ भी आ रहा है। अगर आपके पास कोई गुब्बारा है, उसको हाथ में गुब्बारे को पकड़ो, जब आप गुब्बारे को दबाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेकिन आप देखोगे गुब्बारे में प्रेशर बढ़ जाएगा।
ठीक है। अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 ये लगेगा फॉर्मूला, ये बॉयल्स लॉ की मदद से ही निकल कर आता है। ठीक है। अब हमें क्या पता लगाना V2, तो यहां पे ले आओ P1 V1 और P2 V2 पता लगाना है। P1 कितना दिया हुआ है 140 और V2 कितना दिया हुआ है 60, P2 कितना दिया हुआ है 420। अब सिंपल कैलकुलेटर में रख के कैलकुलेट कर लो, तो 140 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाय 420, तो 20 आ रहा है आपके पास, 20 मीटर सेंटीमीटर। देखो यूनिट मैंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि उन्होंने भी नहीं करके दिया था, बगैर यूनिट चेंज करे हमने इसको किया। इसको कर सकते हैं यूनिट चेंज, कोई मसला नहीं है, लेकिन उन्होंने नहीं किया था तो हमने भी नहीं किया। समझ में आ गया? बस ठीक है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब किस चीज की ये देख लेते हैं, आगे बताएंगे किस चीज की। ऑफ अ बॉय, देखो ये एक बंदा है, बॉय है। अब जब ये भागेगा, देखो इसका मास तो होगा ना, इसका किसी भी इंसान का मास तो होता है ना। अब वो कितना होता है वो हम देख लेंगे। जब ये इंसान भागेगा तो इसके पास क्या होगी, वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी मिलकर क्या बनाती हैं, मोमेंटम या काइनेटिक एनर्जी। तो अब देख लेते हैं, मास कितना है इस लड़के का 50 kg, मास कितना है इसका 50 kg। ठीक है। अच्छा वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें काइनेटिक एनर्जी बतानी है। अब इतना तो कोई मुश्किल नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। तो ये हाफ हो गया 0.5 और m क्या हो गया 50 और v क्या हो गया 2 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं क्या आ रही है। सिंपल सा फॉर्मूला लगा, आंसर आ गया 100 जॉउल की इस बंदे में काइनेटिक एनर्जी है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी याद रखना, अगर ये भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, कोई भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन अगर यही बंदा रेस्ट में आ जाए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, क्योंकि उसमें फॉर्मूले में आ रही है। तो ये हमारे थे न्यूमेरिकल। मैं उम्मीद करता हूँ इनमें से ज़रूर जो है वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे और यही न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में आ जाएंगे एज इट इज़। तो आप आसानी से जो है वो पास करोगे फिजिक्स का पेपर और अच्छे नंबर ला सकोगे। कोई बात ना समझ में आई तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।